सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, उसके अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट ए के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लिखित सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे आप सेट ए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय में पूर्णांक 75 में से 75 अंक ला सको, आपका एक भी अंक ना घटे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको पेपर ऑलरेडी मिल ही चुका होगा घर में लाने के लिए। यदि नहीं मिला है तो यहाँ पर से आप एक बार फिर से पेपर को देख सकते हो। सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं, फिर आपकी सही विकल्प चयन कर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। तो हम उनके सॉल्यूशन भी देखते चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वह है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है, कथन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर छात्रों को फर्स्ट क्वेश्चन में टिक कर देना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका आया है, निम्नलिखित में कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो आपका सेकंड में उत्तर आ जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, यह शामिल नहीं हुआ था। गिरगिट से तात्पर्य था, तो गिरगिट से किसका तात्पर्य था, एग्रीमेंट का तात्पर्य था। श्रीलंका की राजधानी है, तो श्रीलंका की राजधानी आपकी कोलंबा है। इसके बाद है कोलंबो। ठीक है, कोलंबो के बाद आपका पांचवा है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो यहाँ पर आपका पांचवे में उत्तर क्या जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। फिर छठवा है, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका छठवें में उत्तर आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद छात्रों आपके रिक्त स्थान प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का कच्चा माल खालिस्तान है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा बॉक्साइड है। क्या आ जाएगा, बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का जो कच्चा माल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बॉक्साइड। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा क्योंकि मोबाइल है इसलिए अच्छे से लिखता नहीं बन रहा है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ऐसे बा में ऑकी देन साइड, इस प्रकार से आपको लिखना है बॉक साइड। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड सेव अवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड में उत्तर आ जाएगा ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। किसका राष्ट्रगान है आपका, ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। देन थर्ड है आपका, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां हैं तो परस्पर निर्भर, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। क्या आ जाएगा, परस्पर। इसके बाद आपको लिख देना है परस्पर के बाद निर्भर। क्या लिख देना है, निर्भर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खालिस्तान पर आधारित विभाजन है। तो भारत पर जातिवाद, क्या लिखना है आपको, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन है। पांचवा, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से की गई है। तो हरियाणा से की गई है। किससे, आपको लिखना है हरियाणा से। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मतलब खालिस्तान का शासन है तो जनता का शासन है। क्या लिखना है आपको, जनता का शासन है। फिर सूची आ और बा मतलब सही जोड़ी है। तो आपका जो फर्स्ट वाली है जिसके कपड़ा से मैच कर देना है। बेंगलुरु जो है इसका आपको सॉफ्टवेयर पार्क से मैच कर देना है। इसके बाद जो आपका आपका कौन सा है, बात करें थर्ड की, तो थर्ड वाला आपका मैच हो जाएगा लंदन से। ये आपका थर्ड वाला लंदन से मैच हो जाएगा। फोर्थ वाले की बात करें तो आपका ये आ जाएगा UNDP से। ठीक है। फिफ्थ वाले की बात करें वाणिज्य, तो वाणिज्य हो जाएगा राज्य सूची से। और प्राकृतिक पतन आ जाएगा मुंबई से। ओके। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। तो यहाँ पर छात्रों आपका जो पहला है, भारत की पहली रेल मुंबई में से थाने के बीच चली, कितनी दूरी तय की थी। इसमें आ जाएगा आपका 34 किलोमीटर, यानी कि 34 km आपको लिख देना है। फिर महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया। तो आचार्य विनोबा भावे। इसके उत्तर आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से एक बार लिखित रूप में। पहले में आपको क्या लिखना है, आचार 34 किलोमीटर, दूसरे में आचार्य विनोबा भावे, कोचिन महात्मा गांधी। पांचवे में विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू करती है। और छठवें में आपको उत्तर रखना है महात्मा गांधी या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने एक शब्द एक वाक्य में देख लिया, दूसरे में क्या है आपका आचार्य विनोबा भावे, तीसरे में कोचिन,
चौथे में महात्मा गांधी। पाँचवें में आपको लिखना है विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। और छठवें में लिखना है महात्मा गांधी या उनके कार्यकर्ताओं ने। फिर आपका है सत्य सत्य लिखिए, तो आपका जो पहला है ये सत्य हो जाएगा बिल्कुल ही। दूसरे की बात करें, दूसरा आपका जो है दूसरा वाला छात्रों आपका क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा वाला आपका असत्य है। चौथे की वाले की बात करें तो ये आपका चौथा वाला सत्य है। पांचवा वाला आपका असत्य रहेगा और छठवा वाला आपका सत्य है। इसके बाद हम आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, अतिलघुत्तरी संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका हम आपको उत्तर बता देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर से। हम पहले हम प्रश्न देख लें पूरे, फिर हम उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो छठवा प्रश्न देख लो आप। सातवां पेपर आपके पास होगा ही, यदि नहीं है तो आप अच्छे से क्वेश्चन देख लो। छठवा क्वेश्चन इसका अथवा, सातवां अथवा, आठवां इसका अथवा, नौवां इसका अथवा, इसके बाद 10वां अथवा, 11वां अथवा, 12वां अथवा, 13वां अथवा, 14वां अथवा, 15वां अथवा, फिर आपका 16वां, 17वां, 18, 19, 20, 21, ओके 22, 23 ये आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका देखो ऑब्जेक्टिव तो आपने देख ही लिए, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखते हैं आपका फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन का आंसर। सो वो है आपका, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। फिर आपका जो सातवां क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनावीकरणीय किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप देख सकते हो, है ना। देखो सातवां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम फिर से। तो सातवां क्वेश्चन आपका क्या है, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख लो कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय अथवा पुनः युक्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन का एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है, अविनकरणीय अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम। ये आपका कौन सा उत्तर हो गया, सातवां। इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आठवें का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर आठवां आप देख लीजिए क्या है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। सो यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण किसे कहते हैं का। वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार के क्षेत्र में वित्त, उत्पादन, तकनीक और निवेश आदि के लिए पारस्परिक बातचीत एवं व्यवहार करना है। अर्थात विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया की ही वैश्वीकरण है। फिर इसके बाद आपका जो देखो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। तो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हो आपका नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण की शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर रहना पसंद करते थे, क्यों। और महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। तो हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप नाइन्थ का उत्तर देख सकते हो, महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन के हाथ करघा कारीगरी को लगने लगा कि इस नई मशीन से उनके रोजगार छिन जाएगा। इस मशीन को वो अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया था। ठीक है, अभी टेंथ क्वेश्चन देखेंगे, देन उसका उत्तर। एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। अथवा में उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। तो हम 10वें का उत्तर आपको बता देते हैं, यहाँ पर से आप चेक कर पाओगे। आपका 10वें का उत्तर कृषि आधारित उद्योग, तो पहला हो जाएगा सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी। और खनिज आधारित उद्योग क्या हो जाएगा, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट और मशीन। ठीक है, तो 10वें का उत्तर हमने देख लिया। 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका उत्तर देखते हैं। सो यहाँ पर आपका देखो टेंथ का हमने देख लिया ये वाला, अभी हम 11th का देखेंगे उत्तर। क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। इसका उत्तर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11th का जो आपका उत्तर है, तृतीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मैं उपयुक्त कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, किंतु उनके उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग व मदद करती हैं। अभी 12th क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर। तो 12th है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। सो हियर यू सी द आंसर। क्या है आपका आंसर, विदेशी व्यापार से तात्पर्य दो या दूसरे अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। इनमें से आयात तथा निर्यात शामिल है। जबकि विदेशी निवेश से तात्पर्य एक देश या बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश में औद्योगिक या अन्य सेवाओं आदि में पूंजी लगाना है। ठीक है, इतना बस है, ये आपका नहीं है नीचे वाली लाइन, बस आपको इतना लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक।
फिर आपका हम 13th क्वेश्चन देखते हैं, उसका फिर उत्तर देखेंगे। 13वां क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसका उत्तर हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं इसका उत्तर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से आप देखो उत्तर आपको बताने वाले हैं, जस्ट देख सकते हो। 13वें का उत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके दो प्रमुख घटक बताइए। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो घटक आयात एवं निर्यात हैं। अब हम 14th क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है आपका भारत सरकार द्वारा घोषित दो राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखना, मतलब दो जल मार्ग के आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आफ्टर 13th, तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपका है रबी और खरीफ फसल के में दो अंतर, और 15वां है आपका दो जल मार्ग, है ना। तो पहले 14वां देखेंगे, तो 14वां उत्तर आप यहाँ पर देखो। 13वें के बाद रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर। खरीफ फसल में ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं। खरीफ रबी फसल ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं। और खरीफ फसल में दूसरा, ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ में काटी जाती हैं। इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट तथा मूंगफली आदि है। और रबी फसल में ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काटी जाती हैं। इसकी प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने के बीज आदि हैं। फिर 15वां क्वेश्चन में आपको जलमार्ग पूछे गए हैं, तो आपको पहला डाल देना है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। और इसकी डेस्क लिखना है नौगम्य जलमार्ग, संख्या इसकी 1 है। दूसरा डालना है सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौगम्य जलमार्ग, संख्या इसकी 2 है। ये आपको 2 लिख देने हैं, ठीक है। आपसे 2 ही पूछे गए हैं। हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां है, जो कि है मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची, स्पष्ट कीजिए, अथवा वाला, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर 16वें का उत्तर अथवा वाला। आपको उत्तर में हेडिंग डालनी है मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियाँ रची, जैसे निम्न तर्कों से स्पष्ट होती हैं। पहला लिखना है आपको पॉइंट डाल के, छपाई के कारण ज्ञानोदय के चिंतकों के विचार का प्रसार हुआ। उनके लेखक ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निर्कुंसवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा कसा जाए, ये कहा। दूसरा पॉइंट डालना है, आप देख सकते हो, चर्च की धार्मिक और राज्य की निर्कुंज सत्ता पर प्रहार करके परंपरा व आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वोल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे। फिर आपका थर्ड पॉइंट आपको सेम टू सेम उतार लेना है ना। पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप खुद से पॉज करके लिख लो अच्छे से। फिर आपका फोर्थ पॉइंट, और इसके बाद आपका इसके आगे और लिखोगे तो आपका पूरा पूरा आंसर 16वां कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या है। तो आप देख सकते हो 17वां क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 19वीं शताब्दी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, अथवा वाला हम उत्तर देखने वाले हैं। तो देखते हैं 17वीं का उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, क्या असर पड़ा। तो 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। बेंगलुरु की सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने मजदूरों की प्रार्थना को संरक्षण दिया। मजदूरों के बीच नक्शाखोरी कम करने, साक्षरता लाने और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही। जो लोग वुड ब्लॉक बनाते थे उन्हें छापेखाने में नौकरी मिलने लगी। अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो और उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए, अथवा में है भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो 18वें का उत्तर आपका देखते हैं यहाँ पर छात्रों, आप चेक कर सकते हो। आपका 18वें का उत्तर जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र वाला, आपको लिखना है उसकी परिभाषा, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। और फिर जो वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता है, इसे आपको सिंपली वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। अभी 19वां क्वेश्चन देखते हैं और प्लस उसका उत्तर। तो आपका 19वां क्वेश्चन है भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है ना। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए। तो देख लेते हैं इन बिंदुओं को, जिससे आप अच्छे से लिख पाओ इन्हें। तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर डाल के, भारत एक संघीय देश है, इसे निम्न विशेषताओं से समझा जा सकता है। पहला, सत्ता का विभाजन डैश करके
संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के को 3 हिस्सों में बांटता है। ये सूची 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और सेकेंड डालना है 3 स्तरीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इतना आपको लिख लेना है। और फिर थर्ड पॉइंट, शक्तिशाली न्यायपालिका। इसमें भी 3 लाइन है, इन्हें भी आपको सेम टू सेम उतार लेना है। ये आपका 19वां उत्तर हो चुका है। अभी हम 20वां प्रश्न देखते हैं छात्रों। आपका 20वां प्रश्न क्या है? उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है? और अथवा में मुद्रा के उपयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आई समझाएगी। तो हम अथवा वाला उत्तर देख लेते हैं 20वें का। सो यहाँ पर स्टूडेंट आप उत्तर देख सकते हो 20वें का अथवे का उत्तर। क्या लिखना है आपको? मुद्रा के उपयोग में विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? आपको लिखना है मुद्रा के उपयोग से वस्तुओं के विनिमय सरल हो जाता है तथा इससे वस्तु विनिमय की समस्या उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति के पास जूते की अधिकता है एवं उसके बदले गेहूँ या कोई अन्य वस्तु चाहता है, तो वह यह जूते बाजार में बेचकर प्राप्त मुद्रा से कोई भी अपनी आवश्यकता संबंधी वस्तु खरीद सकता है। इसका उत्तर इतना ही रहेगा। ठीक है। फिर आपका 21वां प्रश्न देखते हैं। तो आपका 21वां प्रश्न क्या है? इसमें गरीब किसान सवर्णिक आंदोलन 11वें का मात्रा का उत्तर देख लेते हैं सीधे डायरेक्ट। तो आप यहाँ पर से देख सकते हो 21वें का अथवा। तो यहाँ पर आपका देखो 21वें का अथवा का उत्तर आपके सामने है। इसे आपको सेम टू सेम उतार के लिख लेना है। ठीक है। अभी क्या बचा हमारा 22वां प्रश्न। तो देखो 22वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं, जो कि है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है समझाइए, अथवा में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। तो देखते हैं 22वें का उत्तर। हियर यू कैन सी यूर 22वें का उत्तर। आंसर क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें, है ना। तो उत्तर लिखना है आपको, राजनीतिक दल के कार्य चुनाव लड़ना, नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका एवं सरकार का निर्माण करना है। एक लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दल अनेक प्रकार की भूमिका निभाते हैं। पहला चुनाव लड़ना, फिर इसमें आपको तीनों लाइन लिख देनी है। दूसरा नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना, इसकी पूरी लाइन आपको लिख देनी है, चारों की सारी लाइन। फिर तीसरा पॉइंट डालना है कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका, और फिर इसके बारे में आपको पूरा लिख देना है। मतलब आपको टोटल इतना लिख देना है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये आपका हो गया। और फिर आपको फोर्थ पॉइंट डालना है विरोधी दल की स्थापना, और फिर इतना और लिख देना है। ये आपका 22वें का उत्तर हो जाएगा। अभी आपका बचता है लास्ट क्वेश्चन छात्रों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23वां। यहाँ पर आपका देखो क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। पहला है ओडिशा, झारखंड, अयस्क पेटी, सिंगरौली, कोयला क्षेत्र, अमरकंटक, तापी, है ना। तो ये आपको अंकित करने हैं। तो हम इसका उत्तर आपको जो पहला वाला है इसका उत्तर बता देते हैं, मानचित्र वाला। देखो यहाँ पर नाम क्या क्या है। पहला नाम तो हम देखते हैं क्या है, 1 मिनट पहले नाम देख लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर पहला आपका नाम आया है, देखो ये भी आपका सिंगरौली, कोयला क्षेत्र, कलपकम, अमरकंटक और उड़ीसा, है ना। 4 सिंगरौली, अमरकंटक, कलपकम। देखो आपका कलपकम ये है ना। सिंगरौली बचा, तो सिंगरौली देखो यहाँ पर क्या है, यहीं कहीं होगा। ये आपका सिंगरौली है। कलपकम तो हमने देख लिया, है ना। और आपका कौन सा था? और जो भी हैं आपका देखो पूरे पूरे दर्शा देने हैं। कलपकम, नवेली, लक्षद्वीप, महासागर, है ना, साबरमती। और देखो 2 तो हमने देख लिया, 2 और देखते हैं कौन से बचे हैं। सो यहाँ पर हमने कलपकम देख लिया, सिंगरौली देख लिया, अमरकंटक और उड़ीसा बचा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमरकंटक कहाँ है और उड़ीसा कहाँ है। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, है ना। इस प्रकार से आपको दर्शा देने हैं पूरे पूरे नाम। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका अमरकंटक ये है, और सिंगरौली आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। मतलब आपको इस तरह से यहाँ पर सिंगरौली दर्शा देना है, यहाँ पर आपको कलपकम दर्शा देना है ना। और आप जितने नाम दर्शा सको उनमें दर्शा दीजिएगा। ओके छात्रों, तो हमने देख लिया। तो छात्रों ऐसा आप पूरा पूरा मैप बना दीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप पूरे पूरे मैप को भर दीजिए। तो आई होप आपके साथ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। इस पर हम आपको और भी जितने आपके सॉल्यूशन आपके साथ प्रोवाइड करा देंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। और वीडियो पाने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, जितने आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी इस चैनल शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।